हाय, आई एम सौवनिक एंड वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग व्हाट is a magnetic field, how to find magnetic field through Biot-Savart law and some applications of Biot-Savart law। तो बिना देर करते हुए चलिए चलते हैं और जानते हैं what is a magnetic field। बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी मैग्नेट से तो जरूर खेला है। अगर आपको याद हो, अगर आपके पास दो मैग्नेट थे तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे या फिर एक दूसरे को रिपेल करते थे। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स होते थे वो होता था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी अगर आप किसी भी मेटलिक ऑब्जेक्ट या फिर दूसरे मैग्नेट को प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में लाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन वो या तो अट्रैक्ट होता है या फिर रिपेल होता है। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। सो द डेफिनेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड गोज एज द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस है वो स्पेस या फिर मूविंग चार्जेस के चारों तरफ का स्पेस और करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का स्पेस इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब ऐसा कोई रीजन जहां पे आप मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर यहां पे आपने तीन चीजें देखी। पहली, एक मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, एक मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारा जो अर्थ है वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और वो भी अर्थ के जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर इज लाइफ ऑन अर्थ। कोई लाइफ फॉर्म ही शायद से ना ही प्रोड्यूस होती और ना ही इवॉल्व होती, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें बचाता है हार्मफुल रेज ऑफ द सन से, जो कि शायद से पूरे अर्थ के सरफेस को ही तबाह कर देती। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय द लेटर बी। ओके, और एक बात कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर होता है, इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। हमने पहले भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर था। इन अकॉर्डेंस टू दैट मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ये टेस्ला नाम आजकल बहुत फेमस है। इलॉन मस्क की कंपनी का नाम भी टेस्ला है। इलॉन मस्क की कंपनी पहले नहीं थी, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट था, नाम टेस्ला। और ये जो टेस्ला नाम है ये भी कहीं हवा से आके उड़ के नहीं बैठा है। निकोलाई टेस्ला के नाम पे ही मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट का नाम टेस्ला रखा गया है। और इलॉन मस्क ने भी इन्फ्लुएंस लिया था निकोलाई टेस्ला के नाम से ही अपनी कंपनी का नाम रखने के लिए। और जो सीजीएस यूनिट है वो है गॉस और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर होता क्या है, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि हम उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कैसे कर सकते हैं। अगर आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तब जो उस कंडक्टर की वजह से एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसको अगर मेजर करना हो, दैट इज गिवन बाय बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ डिक्टेट करता है कि उस पॉइंट P पे, किसी भी पॉइंट P पे कंडक्टर के आस पड़ोस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द conductor. So what does the Biot-Savart law states?
अज्यूमिंग दैट यू हैव अ कंडक्टर विच कैरीज अ करंट आई। ठीक है, आपके पास ये समझ लीजिए कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब so magnetic field induction at any point surrounding this conductor is proportional, directly proportional to the current flowing through the conductor। जो B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P होगा, ऑब्वियसली ये जितना करंट फ्लो होगा B भी उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर के साथ, जो कि यहां पे इस केस में I हमने एज्यूम किया है। नाउ अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। लेंथ ऑफ द एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, समझिए आपके पास बहुत लंबा कंडक्टर है, अब पूरे कंडक्टर का तो आप निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए समझिए आपने एक छोटा पोर्शन उस बड़े कंडक्टर का एज्यूम कर लिया है। ये आपका पूरा टोटल कंडक्टर था, आपने यहां पे एक छोटा DL एज्यूम कर लिया है। वो जो DL होगा उसका जो लेंथ होगा उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ये आपने छोटा एलिमेंट एज्यूम कर लिया, उसका लेंथ कितना है DL। सो यहां पे देखिए, यहां पे DB was directly proportional to I, यहां पे DB is directly proportional to DL। Now again it is directly proportional to the sine of angle between the length of the element and line joining the element to the point। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर रहे हैं या फिर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो समझिए ये आपका पॉइंट P है, ठीक है, DL का डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं इस डायरेक्शन में है, सो P यहां पे है, ये जो एंगल होगा या फिर ये जो एंगल होगा जिस डायरेक्शन में L है, तो L अगर इस डायरेक्शन में, देखिए I के डायरेक्शन में ही L को लिया जाता है, तो ये जो एंगल होगा इसको हम थीटा ले लें तो उस थीटा का साइन, ठीक है, तो यहां पे DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, ये डायग्राम हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा है। आप पहले इस स्टेटमेंट्स को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट। एलिमेंट मतलब जो लेंथ एलिमेंट आपने एज्यूम किया था, पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो यहां पे DL है, ये DL है, DL और P तक का जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं R लेता हूं तो यहां पे DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो चलिए देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या दिखाते हैं, मतलब फिगर में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब समझिए ये आपका करंट कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर जिसमें करंट I फॉलो कर रहा है, ये आपका DL हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आप DB निकाल रहे हैं और ये देखिए ये DL का हो गया लाइन, द डायरेक्शन ऑफ DL इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, उसमें से टेंजेंट आप ड्रॉ कर लीजिए DL के पॉइंट पे। वहां से ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन DL एंड P जो कि है आपका R। ओके, ये जो लाइन है DL का जो लाइन है उसके साथ जो एंगल बनाता है P यानी कि थीटा, कितना बनाता है थीटा, उसका साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं DB इज प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। सारे जो प्रोपोर्शनैलिटी थे उनको मैंने कंबाइनली लिख दिया। अब हमारे पास है एक प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, उसको हमें इक्वालिटी के सिंबल में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड ले लिया क्योंकि B जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो DB इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देख रहा हूं इस अभी के लिए, बाद में हम इसके वेक्टर फॉर्म्स को भी जानेंगे। तो यहां पे देखिए इसको हमने यहां पे हाईलाइटेडली लिख दिया है, और ये जो μ0 बाई 4 पाई है ये क्या है, ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हर प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वलिटी में चेंज करना हो तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जो कि कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पे देखिए μ0 बाई 4 पाई इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल के मैंने स्नीकीली एक फिजिकल क्वांटिटी या फिर एक और नया क्वांटिटी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, वो था म्यू जीरो। तो आइए चलिए जानते हैं ये म्यू जीरो आखिर है क्या। म्यू जीरो जो है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। सो इट इज अ क्वांटिटी विच गिव्स परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है इन एसआई यूनिट? म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर मीटर। तो ये जो वैल्यू है म्यू जीरो का, ये सिर्फ एसआई यूनिट के केस में ही वैलिड है। सीजीएस यूनिट के केस में म्यू जीरो बाई 4 पाई यूनिटी बन जाता है, यानी कि सीजीएस यूनिट में म्यू जीरो का वैल्यू सिर्फ 4 पाई ही हो जाएगा। इन सीजीएस यूनिट म्यू जीरो is equal to only 4 pi. Now the dimension of mu zero is given as ml t to the power minus 2 a to the power minus 2। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ म्यू जीरो। एक बात आप याद कीजिए, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था इप्सिलॉन जीरो के बारे में पढ़ा था, यहां पे हम म्यू जीरो के बारे में पढ़ रहे हैं। इप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो रोल प्ले करता है, म्यू जीरो भी सिमिलर रोल प्ले करता है इन मैग्नेटिज्म। और जब हम इन दोनों कांस्टेंट्स को जोड़ते हैं तो हमें एक बड़ा ही सही चीज मिलता है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। सो हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है c, दैट इज इक्वल टू 1/√ओवर इप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो। ये एक फन फैक्ट है जो कि हमें काफी काम आता है, तो इसको आप याद रख लीजिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले मैग्नीट्यूड के बारे में जाना था। मैग्नीट्यूड हमने कितना लिखा था? हमने लिखा था dB इज इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई I dl r स्क्वायर और ऊपर साइन थीटा। अब इसमें मैं न्यूमिनेटर में एक r और डिनोमिनेटर में एक r मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा क्या बन जाएगा? म्यू जीरो बाई 4 पाई I dl r साइन थीटा बाई r क्यूब। ठीक, देखिए ऊपर r है, नीचे r क्यूब है, तो नीचे r स्क्वायर ही है। सो इक्विवेलेंट टू दिस फॉर्मूला इट स्टिल द स्ट्रक्चर इज सेम। अब मैं अगर dB मैग्नीट्यूड के जगह पे वेक्टर लिखूं तो मैग्नीट्यूड के साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? एक डायरेक्शनल कंपोनेंट। तो यहां पे मैं अगर b वेक्टर सिर्फ लिख दूं, ठीक है, dB, अब ये dB वेक्टर है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तब म्यू जीरो 4 पाई रहेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। I भी वैसा का वैसा ही रहेगा। dl r साइन थीटा बाई r क्यूब, ये तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया। अब मुझे एक डायरेक्शनल पार्ट भी देना होगा, वो हो जाएगा मेरा n कैप। n कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ dB। अब यहां पे देखिए dl r साइन थीटा n कैप, a क्रॉस b वेक्टर कैसे लिखा जाता था? a b साइन थीटा n कैप। तो ये भी dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू जीरो बाई 4 पाई I, नाउ dl इज अ वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यूब। सो दिस इज माई वेक्टर फॉर्म। देखिए यहां पे सेम, ठीक है। सो इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट dB एज म्यू जीरो बाई 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r का क्यूब। नाउ मूविंग ऑन, द डायरेक्शन ऑफ dB इज रिप्रेजेंटेड बाई द राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। इस फॉर्मूला से मैं डायरेक्शन एक्सप्लिसिटली तो बोल नहीं सकता,
क्योंकि ये डिपेंड करेगा डीबी का डायरेक्शन डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है वो निकाला जाता है विथ राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। अब समझिए ये डीबी जो है ये एक एलिमेंट लेंथ के लिए है। अगर पूरे कंडक्टर के लिए चाहिए तो मुझे डीबी के सामने एक इंटीग्रेशन साइन देना होगा, मतलब डीबी को इंटीग्रेट करना होगा। डीबी को इंटीग्रेट ओवर ऑल कंडक्टर करेंगे, टोटल कंडक्टर लेंथ, तो वो हमें बी देगा। और यहां पे एक इंटीग्रेशन साइन, सो यहां पे भी इंटीग्रेशन ओवर म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। सो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर। तो अब तक हम बात कर रहे थे डीबी का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन अ वैक्यूम और फ्री स्पेस का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर ये फ्री स्पेस पे ना हो के किसी एक मीडियम में हो तो वहां पे क्या चेंज होगा। वहां पे चेंज हो जाएगा आपका म्यू का वैल्यू। अब इन फ्री स्पेस में जो म्यू 0 था अब वो सिर्फ म्यू बन जाएगा, या फिर उस स्पेस का परमिएबिलिटी, उस मीडियम का परमिएबिलिटी। सो नाउ व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, तब जो डीबी होगा यहां पे देखिए, और म्यू 0 नहीं लिखा गया है, μ/4 आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में ही लिखा गया है। यहां पे अगर मैग्नीट्यूड दे देता यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, साइन थीटा लिखता। नाउ द म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 बाय इंटू म्यू आर, मतलब म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 mu r, where mu 0 is the permeability of free space and mu r is the relative permeability। और mu को क्या कहा जाता है, absolute permeability of the medium। So mu r is relative permeability which is also given as mu by mu 0। आप यहीं से देख सकते हैं mu r क्या हो जाएगा, mu by mu 0। Now mu is absolute permeability of the medium, for air or vacuum mu r is 1। देखिए अगर आपके पास वैक्यूम मीडियम है, हमने क्या बोला था, म्यू 0 होता है उसका क्या, परमेबिलिटी। तो अगर इन वैक्यूम म्यू इज इक्वल टू म्यू 0, तो म्यू आर जो कि है म्यू बाई म्यू 0 कितना हो जाएगा, म्यू 0 बाई म्यू 0 विच इज इक्वल टू 1। तो अगर मीडियम सेम हो वैक्यूम के साथ या फिर एयर के साथ, तो फिर म्यू आर जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम बायोट-सावर्ट लॉ को यानी कि डीबी को रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी की टर्म्स में। सो लेट अस फर्स्ट अज्यूम कि हमारा जो कंडक्टर है दैट इज कैरिंग अ करंट डेंसिटी जे। ओके, सो करंट डेंसिटी कितना हुआ, जे। और करंट डेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे के ऊपर मैंने एरो लिख दिया है। और अगर मैं एरो नहीं लिख रहा हूं तब मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, और एरो दे रहा हूं तो वेक्टर के बारे में ही बात कर रहा हूं। ठीक है, नाउ करंट डेंसिटी का जो जे है वो कितना, वैल्यू कितना होता है, आई बाई ए। ओके, करंट डिवाइडेड बाई द एरिया। नाउ अब यहां पे देखिए I के साथ मैं dl मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A के साथ मैं dl मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये IDL हमारा जो टर्म था B का मैग्नीट्यूड, उसमें IDL टर्म था। यहां पे ADL कितना होता है, ADL बन जाता है आपका dV। एरिया है फिर लेंथ है, तो वो मैं dV यानी कि डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम में लिख सकता हूं। सो ये IDL डिवाइडेड बाय डी कैपिटल वी फॉर वॉल्यूम। ओके, तो मैं आइडियल के जगह पे, इन केस ऑफ आइडियल आई कैन राइट जे डीवी, जहां पे जे एक वेक्टर है और डीवी एक स्केलर है। अब देखिए हमारा बी कितना था, आवर डीबी वेक्टर वाज म्यू 0/4 को मैं k लिख रहा हूं आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। सो दिस वाज माय dB। ठीक है, अब उसी dB को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए। सो dB मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, k
I dl sin theta by r square. Okay, now ideal can be written as j dv. So k j dv sin theta by r क्यूब. dv स्केलर है तो फिर से मैं r मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सॉरी ये r स्क्वायर होगा. सो आर स्क्वायर. सो फिर से मैं r को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं. तो उस तरीके से अगर मैं लिखूं और मैं फिर db का वेक्टर फॉर्म लूं तो क्या बन जाएगा, k विच इज μ0 by 4 पाई j. अब ये वेक्टर है j, क्योंकि j हमारा पहले से ही वेक्टर था, लिख दिया था सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब dv. ये बन गया इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी हमारा dB वेक्टर. यहां पे देखिए सेम है, μ0 by 4 पाई, k की जगह पे सिर्फ इन्होंने μ0 by 4 पाई लिखा हुआ है हमने. j क्रॉस r दोनों वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय r क्यूब. यहां से इस स्टेप से ये स्टेप मैंने पिछले वे पहले ही कर लिया है जब वेक्टर फॉर्म मैं दिखा रहा था कि r न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a क्रॉस b का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए बी साइन थीटा. तो उसके अनुसार मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं. तो ये बन गया हमारा dB इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी J एंड वॉल्यूम एलिमेंट dV. आइए चलिए अब डिस्कस करते हैं हम dB को किस तरीके से चार्ज और उसके वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं. पर हम चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में लिखना ही क्यों चाहते हैं? देखिए, चार्ज जब मोशन में होता है तो वो क्या जनरेट करता है, वो जनरेट करता है करंट, और करंट कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. तो इट इज ऑलवेज यूजफुल टू नो हाउ टू फाइंड dB फ्रॉम चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी. तो पहले हम dB का करंट के टर्म में जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं. सो dB इज इक्वल टू μ0 by 4 पाई I dl क्रॉस r क्यूब. ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला हो गया. अब μ0 by 4 पाई को मैं k एज्यूम कर लेता हूं और dB का मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं k I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर. ठीक है, पता है, ये हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है. अब IDL कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q बाई dt, ऊपर dl, I को मैं Q बाई dt लिख सकता हूं. अब देखिए dl बाई dt कितना होता है, v वेलोसिटी. सो IDL कैन बी रिटन एज Q v चार्ज एंड द वेलोसिटी. अब इसको मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं. सो dV का मैग्नीट्यूड विल बी k, आइडियल के जगह पे q v साइन थीटा बाई r स्क्वायर. तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ dB इन टर्म्स ऑफ q एंड v वेलोसिटी निकल गया. अब मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म के लिए I कैन राइट dB, अगेन k लिख देता हूं μ0 by 4 पाई को, देन q v साइन थीटा बाई r स्क्वायर है, ऊपर r नीचे r, सेम प्रोसेस. सो I गेट v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, विच इज सेम एज दिस फॉर्मूला विच इज μ0 by 4 पाई q v क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब. तो ये बन गया हमारा dB इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म. तो चलिए अब थोड़े स्पेशल कंडीशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ डिस्कस कर लेते हैं. नाउ हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला, वो क्या था, C इज इक्वल टू 1 बाय इप्सिलॉन 0 म्यू 0.
इसको यूज करके देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द बायोट-सावर्ट लॉ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है. सो dB कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/4 pi epsilon 0 c square I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई आर क्यूब. मतलब ये जो कांस्टेंट था प्रोपोर्शनैलिटी का, उसको म्यू 0/4 के जगह पे मैं 1/4 इप्सिलॉन सी स्क्वायर लिख सकता हूं. चलिए देखते हैं ये और वो सेम है या नहीं. ठीक है, तो देखिए 1/4 इप्सिलॉन 0 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन 0 1/√ओवर ऑफ इप्सिलॉन 0 म्यू 0 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज गिवन एज 1/4 इप्सिलॉन 0. देखिए स्क्वायर है तो यहां पे 1/इप्सिलॉन 0 म्यू 0, इप्सिलॉन 0 कैंसल्स आउट, म्यू 0 ऊपर चला जाता है और मेरे पास रह जाता है म्यू 0/4 तो ये 1/4 इप्सिलॉन 0 सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 0/4. तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं dB को. सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग dB. अब when थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड कितना था dB का, म्यू 0/4 I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. अब थीटा अगर 0 होगा, साइन थीटा कितना होगा, 0 होगा, 180 पे भी 0 होगा. सो एट थीटा इज इक्वल टू 0 साइन थीटा और 180 साइन थीटा इज इक्वल टू 0. तो ये जो टोटल टर्म है ये भी 0. इसका मतलब एट थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री dB जो होता है वो 0 होता है. यहां पे लिख देता हूं dB इज इक्वल टू 0. नाउ अब जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा क्या होगा, 1 होगा. एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू 1. सो हमारा जो dB का मैग्नीट्यूड है वो कितना बन जाएगा, म्यू 0/4 I dl आर स्क्वायर. ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा dB का एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उसका डायरेक्शन के स्पेसिफिक हमने अभी तक डिस्कशन किया नहीं है. तो आइए चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे रूल्स जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं. तो जो पहला रूल हम पढ़ेंगे वो है मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर सिर्फ राइट हैंड स्क्रू रूल. इसमें क्या होता है, समझिए आपके पास एक स्क्रू है. ठीक है, कुछ इस तरीके का स्क्रू आपने देखा ही हुआ है. उस स्क्रू को आप इस डायरेक्शन में घुमाइए कि वो स्क्रू मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. मतलब करंट अगर डाउनवर्ड है तो स्क्रू भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा. स्क्रू ऐसे प्रेस करने से तो नहीं जाता है, उसको घुमाना पड़ता है. तो जिस डायरेक्शन में घुमाने से स्क्रू करंट के डायरेक्शन में जाएगा वो जो डायरेक्शन होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल नीचे की तरफ अगर करंट है, स्क्रू को मुझे राइट टू लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा. अगर मुझे अपवर्ड स्क्रू को घुमाना पड़े तो जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज इस केस में हो जाएगा. तो ये था हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल. इस तरीके से हम एक करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा वो निकाल सकते हैं. नेक्स्ट रूल जो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने में मदद करता है वो है हमारा राइट हैंड थंब रूल. अब ये रूल क्या कहता है, समझिए आपके पास कोई करंट एलिमेंट या फिर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस केस में ऊपर की तरफ जा रहा है. तो आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से प्लेस कीजिए कि आपका जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में हो. ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर की डायरेक्शन में, अगर नीचे जा रहा है थंब नीचे वाले डायरेक्शन में. तो अगर आपने थंब को
करंट की डायरेक्शन में रखा तो आपके फिंगर्स जिस डायरेक्शन में फोल्ड होंगे वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। यहां पे देखिए करंट ऊपर के डायरेक्शन में है, फिंगर्स आउटवर्ड ऑफ द स्किन होके फिर इनवर्ड जा रहा है, मतलब ये क्या राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में होता तो मेरा थंब भी नीचे होता और मेरे जो फिंगर्स हैं वो फोल्ड करते कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर नीचे की डायरेक्शन में होता तो ये थंब नीचे फिर फोल्ड ऐसे, तो ये फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लाइन और कैरिंग वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हम इस लॉ से भी निकाल सकते हैं। जो थर्ड रूल है जो हमें हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में, वो है राइट हैंड पाम रूल। तो देखिए अगर आपने अपना थंब डायरेक्शन ऑफ द करंट में रखा और आपके जो फिंगर्स पॉइंट करते हैं उस पॉइंट की तरफ जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लीजिए P, इस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पाम के परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब इस केस में अवे फ्रॉम द स्क्रीन, उस डायरेक्शन में एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब थंब होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स होंगे टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये था आपका राइट हैंड पाम रूल। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। जो पहला एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब आप समझ लीजिए आपके पास ए बी एक थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। आपको बोलना है कि पॉइंट पी पे जो कि है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम द वायर, वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be given by this formula which is mu0 I by 4 pi d multiplied with sin alpha and sin beta। वहां sin alpha और beta क्या है, these are the angles made between the line joining end of the wire or the conductor with P and the perpendicular distance between the wire and the P। तो ये जो आपका है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इन दोनों लाइंस का जो एंगल है वो है अल्फा और बी के साथ जो लाइन का एंगल है, परपेंडिकुलर लाइन का एंगल है वो है बीटा। सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड at point P due to a straight current carrying conductor। ध्यान दीजिए ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन नहीं है, यहां पे मैंने एरो नहीं दिया है। ओके, सो दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए करंट ऊपर की तरफ है तो मैं यहां इस तरफ घूम जाता हूं, मेरा थंब करंट के डायरेक्शन में है, P जो पॉइंट P है वो मेरे फिंगर्स उस डायरेक्शन में है, तो जो करंट होगा वो इनवर्ड होगा इनटू द बोर्ड परपेंडिकुलर टू माय पाम एंड गोइंग इनसाइड द बोर्ड। या फिर आप ऐसे भी अगर फोल्डिंग वाला रूल भी अगर आपको याद हो तो अगर आप फोल्ड करें फिंगर्स को तब भी वो अंदर की तरफ ही जा रहा है एट पॉइंट P। तो चलिए थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्पेशल केस है फॉर एन इंफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर जो वो कंडक्टर था, वो जो वायर था आपके पास, वो अगर इंफिनिटली लॉन्ग हो तब क्या होगा, तब देखिए अल्फा बीटा दोनों ही बढ़ते बढ़ते रहेंगे और वो एट द एंड विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा विल बी 2। तो यहां पे देखिए पीछे चलते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा यहां पे 2 बन जाता है, तो यहां पे mu0 I by 4 pi d into 2। सो B in this case becomes mu0 I 4 pi d ऊपर
2, यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल्स, नीचे 2 रह गया, तो क्या बन गया म्यू 0 I by 2 pi d. So this is the magnetic field for an infinitely long straight current carrying. Now next case, when wire is semi infinite, मतलब एक साइड infinite है दूसरा साइड नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा? अगर मैं अल्फा साइड को इंफिनिटी लेता हूं तो अल्फा विल बिकम 90, बीटा एंड पे आ जाएगा, सो बीटा विल बी 0, सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा विल बी ओनली साइन अल्फा विच इज 1. सो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या बन जाएगा? यहां पे 2 के जगह पे सिर्फ 1 होगा, सो म्यू 0 I बाय 4 पाई डी. सो ये बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन केस इट्स अ सेमी इनफाइनाइट वायर. और इनफाइनाइट वायर के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले केस में निकल गया. तो नेक्स्ट केस है आपका फॉर एक्सियल पोजीशन ऑफ वायर. वायर का एक्सियल पोजीशन कौन सा होगा? ये समझिए वायर है, ये उसका एक्सिस, तो इस लाइन पे कहीं पे भी अगर आपका पॉइंट है और उस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, उस केस में अल्फा और बीटा दोनों या तो 0 होंगे या फिर 180 होंगे. तो वहां पे साइन अल्फा विल बी इक्वल टू साइन बीटा विच विल बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स आपका जो b होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. सो b विल बी इक्वल टू 0. नाउ b वर्सेस d ग्राफ आप देख सकते हैं, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नीट्यूड या फिर b का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगा. आप वायर के जितने पास आएंगे, d क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग वायर. तो वो d जितना घटेगा उस पोजीशन पे, मतलब क्लोजर टू द वायर, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ b with respect to the distance between the point where you are calculating the B or the magnetic field is given by this particular graph. काफी समय से थ्योरी पढ़ के मैं तो थोड़ा बोर हो गया, आपका तो पता नहीं, अब मुझे एक न्यूमेरिकल करने का मन कर रहा है. तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं जो कि आसान भी है और बेस्ड ऑन द थ्योरी भी है. नाउ द क्वेश्चन सेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r. ठीक है, magnetic field at a distance r near a long straight current carrying wire is b. मतलब एक पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है करंट कैरिंग वायर से, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड b है. नाउ द फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 विल बी, r/2 पे फील्ड कितने वैल्यू का होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड b का फॉर्मूला क्या है? म्यू 0 I बाय 2 पाई डी. इस केस में d इज इक्वल टू r, सो केस 1. ठीक है, सो हमारा b1 कितना है? b है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आवर b इज इक्वल टू म्यू 0 I बाय 2 पाई r. ओके, नाउ केस 2 पे जो d है दैट बिकम्स r/2. तो हमारा b यहां पे प्राइम लिख देता हूं, न्यू b विल बी इक्वल टू म्यू 0 I बाय 2 पाई r/2. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2, देखिए ऊपर चला गया, 2 म्यू 0 I by 2 pi r. This is nothing but my old b, so I can write b prime is equal to 2b. तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 2b. देखिए जितना आप करीब आए उतना आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो बढ़ गया और डबल हो गया. सो आवर आंसर, करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 2b.
तो चलिए एक और एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। इस केस में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। यहाँ पे सर्कुलर कंडक्टर नहीं, करंट कैरिंग कॉइल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा वायर्स के टर्न्स करके, रोटेट करके एक कॉइल बनाया गया है। सो लेट्स फर्स्ट अज्यूम कि n is the number of turns in the coil. So number of turns in the coil, ठीक है। कॉइल में करंट कितना टोटल फ्लो कर रहा है, I, ठीक। और उसका जो रेडियस है वो a है, और हम किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो हम निकालेंगे पॉइंट P पे। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम B एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम ऑन द एक्सिस पे निकाल रहे हैं। सो B एक्सिस इन दिस केस विल बी गिवन बाय म्यू 0 बाई 4 पाई 2 पाई NIA, मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर O एंड पॉइंट P वेयर यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो वाला डिस्टेंस r स्क्वायर का होल का 3/2। तो ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। नाउ इसके स्पेशल केसेस हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। केस 1 एट सेंटर। एट सेंटर देखिए r कितना हो जाएगा, r 0 हो जाएगा। सो एट सेंटर r इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला को अब ध्यान से देखिए, अगर मैं r इज इक्वल टू 0 लिखूं तो मेरे पास क्या सिर्फ रह जाएगा डिनोमिनेटर में, a स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो वो क्या हो जाएगा, a क्यूब, ऊपर हमारा a स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ a रह जाएगा। और यहां पे देखिए 2 पाई 4 पाई, तो नीचे यहां पे 2 रह जाएगा। तो हमारा b सेंटर लिख देता हूं यहां पे, सेंटर के लिए मैंने c लिख दिया है, इज इक्वल टू म्यू 0 NI डिवाइडेड बाई पाई पाई कैंसिल, 2 4 से 2 कम हो गया, सो 2 यहां से नीचे सिर्फ a। सो म्यू 0 NI बाई 2a। देखिए a स्क्वायर यहाँ पे a क्यूब होगा, कट जाएगा सिर्फ a, यहां से 2, सो 2a नीचे, म्यू 0 2 पाई तो कैंसिल हो गया, n और I, a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ये बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर। अब अगर n को भी मैं एक ले लूं, मतलब कॉइल नहीं, सिर्फ एक सर्कुलर टर्न है, तो क्या बन जाएगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 B सेंटर विल बी म्यू 0I बाई 2a। ठीक, नाउ नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या कहता है, एट फार पॉइंट। एट फार पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि r, जो कि ये जो r है ये काफी बहुत दूर है, सो r इज वेरी मच ग्रेटर देन a। तो इस फॉर्मूला पे फिर से रिटर्न आते हैं, इस बार मैं a को 0 ले सकता हूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा डिनोमिनेटर में, सिर्फ r क्यूब। ऊपर r है नहीं तो कैंसिल होगा नहीं, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ r क्यूब ही रह जाएगा। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड एट फार को मैं F लिखता हूं, क्या बन जाएगा, म्यू 0, देखिए 2 पाई 4 पाई, फिर से कैंसिल, नीचे 2, यहां पे NI, ऊपर वाला a स्क्वायर इस बार होगा, और 2 नीचे r क्यूब। ठीक है, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट अ फार पॉइंट। सो दिस केस B is inversely proportional to r cube, है कि नहीं, r क्यूब। बाकी सारे को आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लीजिए, b becomes r क्यूब। अगर सबको मैं कांस्टेंट ले लूं तो b will inversely depend on r क्यूब। नाउ b वर्सेस r ग्राफ कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। r आप जितना दूर लेंगे b उतने रैपिडली कम होगा, और एट r इज इक्वल टू 0, जो कि सेंटर पोजीशन है, वहां पे b ये मैक्स होगा। सो ये जो B है, BC, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट वी कैन हैव ऑन द एक्सिस।
तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का? 12 सेंटीमीटर। एट इट सेंटर इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप at a point on the axis at a distance of 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आपको 0.5 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां पे देखिए n को मैं 1 ले जाता हूं, सिंप्लिसिटी, यहां पे कुछ मेंशन नहीं है तो n को मैं 1 ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस कितना है? r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। Distance from the center to the point where we have to calculate the magnetic field कितना है? x is equal to 0.5 सेंटीमीटर। b at center कितना है? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, ये सारे गिवन हैं। हमें निकालना क्या है? b at point x। ठीक है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूलाज क्या जानते हैं? So B at any point is given as mu 0 n I था, यहाँ पे n कैंसिल, n को 1 ले लिया है, so mu 0 I A which is the radius। तो इस केस में मैंने r लिया है, so r square divided by 2 r square plus x का स्क्वायर का 3/2। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। ये हो गया आपका बी एफ एट एनी पॉइंट, सॉरी बी एक्स, ठीक है, एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स। नाउ बी सी सेंटर का फॉर्मूला क्या था? म्यू 0 आई बाई 2 आर। ठीक है, ये आपके सेंटर का फॉर्मूला था। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, सो बी एक्स डिवाइडेड बाई बी सी, मुझे क्या मिल जाएगा? देखिए म्यू 0 आई कैंसल आउट, ऊपर यहां पे आर स्क्वायर, नीचे यहां पे 2r, ये 2 भी कैंसल आउट। तो ये क्या चला गया? आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, विच मीन्स बी एक्स is equal to BC r cube divided by r square plus x square का 3/2। तो ये मेरा bx का फॉर्मूला निकल गया। देखिए इस फॉर्मूला में bx को छोड़ के बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं सारे यहां पे गिवन है। तो मैं इनको अगर इसमें डायरेक्टली पुट कर दूं तो मुझे bx का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, विच इज माई आंसर। आप इन फॉर्मूलाज को, इन जो वैल्यूज को, इनको यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए और इसको वेरीफाई करने के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए एक और एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेट ऑफ 2 सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स। मतलब 2 सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स हैं, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना और कैसा होगा। ये जो है कोई नॉर्मल सेटअप नहीं है, ये एक स्पेशल केस है, केस ऑफ हेल्महोल्ट्ज का, जिसमें जो रेडियस है दोनों का, ये दोनों कोएक्सियल हैं, रेडियस सेम है और दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल टू द रेडियस है, मतलब दोनों के सेंटर का डिस्टेंस भी r है, रेडियस ऑफ बोथ द कोएक्सियल कॉइल्स। ठीक है, उस केस में आपके सेंटर O पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी गिवन बाय 8 म्यू 0 ni बाय 5√5 r। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, मिड पॉइंट ऑफ बोथ द कोएक्सियल कॉइल्स। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.716 म्यू 0 ni बाई
आर, ये जो फॉर्म है ये थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। सो बी बिकम्स, देखिए 0.716, सो 0.716 म्यू जीरो एन आई बाई आर। अब म्यू जीरो एन आई बाई जो 2r था वो क्या था, बी मैक्स एट द सेंटर ऑफ एनी ऑफ ईदर कॉइल। सो बी मैक्स क्या था, म्यू जीरो एन आई बाई 2r। पर यहां पे नीचे 2 गायब है, तो मैं ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सो यहां पे इंटू 2 म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाई 2r। सो 2 को मैं 0.716 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां पे देखिए 2, 3, 1.432 और यहां पे ये क्या बन गया, बी मैक्स। सो आवर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है, एट द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द कॉइल्स इज इक्वल टू 1.432 बी मैक्स, वेयर बी मैक्स इज म्यू जीरो एन आई बाई 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ ईच कॉइल। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क को। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर था, कॉइल था, जिसका हमने एक आर्क काट लिया है, तो वो बन गया ये आर्क। जो ओरिजिनल सर्कुलर कॉइल था उसका जो सेंटर था वो O पे था। अब ये जो आर्क है वो एंगल थीटा बनाता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। रेडियस कितना था, A। हमें निकालना है इस करंट एलिमेंट के लिए यहां पे एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जहां से आर्क को आपने काटा है उस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। सो हम जानते हैं करंट इन द आर्क इज इक्वल टू I रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल इज इक्वल टू A, या फिर आर्क का रेडियस भी आप ले सकते हैं। नाउ एंगल द आर्क मेक्स एट द सेंटर इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, हो गया थीटा एंगल एट द सेंटर। देन बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो यहां पे एट सेंटर के लिए C लिख रहा हूं। C क्या हो जाएगा, म्यू जीरो बाई 4 पाई I बाई A इंटू थीटा। So this is the formula by which we can calculate the magnetic field at the center for an arc which has been cut from a circle with the same center। यहां पे देखिए फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अगेन हमारा फिंगर इस डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में, फोल्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा एट पॉइंट O। तो चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब सर्कल का रेडियस कितना था r, तो लिख लेते हैं रेडियस r, सबस्टेंस एंड एंगल पाई बाई 2, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एट द सेंटर, सेंटर पे पाई बाई 2 का एंगल बनाता है। इट कैरीज अ करंट I, करंट कितना था I। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। सो B इज इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई I बाई A रेडियस था इस केस में R, इंटू थीटा, थीटा कितना पाई बाई 2। देखिए पाई पाई कैंसिल, 2 और 4 8, और यहां पे 1 बाई आर। सो म्यू जीरो I बाई 8 R, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, म्यू जीरो I बाई 8 R। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस
प्रॉब्लम देखा कितने आसानी से निकल गया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। आज के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। और हम सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।